जय हिंद प्यारे साथियों। आशा करता हूँ कि आप अच्छे होंगे और मन लगा के पढ़ रहे होंगे। मैं मिस्टर कुमार स्वागत करता हूँ आपका आपके अपने एजुकेशन बायर सिविल सर्विसेज यूट्यूब चैनल में। स्टूडेंट्स, एजुकेशन बायर आपके लिए दृष्टि आईएएस की सिविल सेवा प्रारंभिक टेस्ट सीरीज 2025 लेकर के आ रहा है, जिसमें हम दृष्टि आईएएस के 30 टेस्ट आपसे डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें 20 जो टेस्ट होंगे वह जीएस पेपर नंबर 1 से रिलेटेड होंगे और जो आपके 10 टेस्ट होंगे वह जीएस पेपर नंबर 2, जिसको सीसेट के नाम से जाना जाता है, इसके बारे में होंगे। अब तक हमने दृष्टि आईएएस के 6 टेस्ट आपसे डिस्कस कर लिए हैं और सीसेट के 3 टेस्ट हमने आपसे चर्चा के बिंदु बना लिए। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखे हैं तो उन वीडियो को देख लीजिएगा। उन सभी की एक प्लेलिस्ट बनी हुई है जो कि आपको मिल जाएगी, यूट्यूब पे आप विजिट करें, देखें। स्टूडेंट्स, एजुकेशन बायर सिविल सर्विसेज ना केवल आपको दृष्टि आईएएस बल्कि विजन आईएएस की टेस्ट सीरीज भी आपको दे रहा है। जी हाँ, आपने सही सुना, विजन आईएएस की भी टेस्ट सीरीज आपको प्रोवाइड करवा रहे हैं। इन सब के अलावा हमने पीटी 365 विजन आईएएस की जो करंट अफेयर है आपका, वो भी हमने आपसे क्लासेस कंटिन्यू अब स्टार्ट कर दी हैं। आपको पहली क्लास प्रोवाइड करवा दी गई है। अगर आपने वो भी नहीं देखा है तो उस वीडियो को भी आवश्यक रूप से देख लीजिएगा। प्यारे बच्चे, अगर आप भी हमारे एजुकेशन चैनल सिविल सर्विसेज पर पहली बार आए हैं तो तहे दिल से आपका स्वागत है, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ में शेयर करना मत भूलिएगा। स्टूडेंट्स, आपको बता दें कि जो बिगिनर एस्पिरेंट्स हैं, यूपीएससी प्रीलिम्स में 2 एग्जाम लेती है, जिसमें जीएस पेपर नंबर 1 होता है। उसके लिए आपका जो टाइम होता है 2 आवर का होता है और इसमें 100 आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हर एक 2 नंबर का होता है, तो आपके जो पूर्णांक होता है वो 200 का होता है। यहाँ पे जो आपको कॉलम दिख रहा है, यहाँ पर आपको अपना अनुक्रमांक भरना होता है। आपको बता दें कि जो जीएस, अगर आप प्रीलिम्स को क्वालिफाई करना चाहते हैं तो आपको सीसेट अच्छे से आना चाहिए। उस पर मैंने एक 2025 सीसेट क्लियर करने का बेस्ट तरीका, वो आपको थंबनेल मिल जाएगी, उसको आप क्लिक करेंगे तो वहाँ पर मैंने पूरा आपसे 360 डिग्री पूर्ण रूप से विद टॉपिक्स, इंपॉर्टेंट मोस्ट जो टॉपिक्स हैं, कौन से हमें कवर करने हैं, वो भी मैंने आपसे उसमें चर्चा के बिंदु बनाए। और जीएस के भी मैंने आपको बताया है कि कौन से टॉपिक्स किस सब्जेक्ट को आप फोकस करें, ठीक है। विद ट्रेंड एनालिसिस मैंने वहाँ पर किया है, तो उस वीडियो को आवश्यक रूप से देखिएगा। उसमें लिख जाएगा, उस पर जो आपको थंबनेल होगी वो होगा सीसेट 2025 क्लियर करने का बेस्ट तरीका। तो उसको आप क्लिक कर देंगे, उसको आप वीडियो को देख लेंगे, लगभग 20 से 30 मिनट की है, बहुत कुछ आपको वहाँ पर मिलेगा, ठीक है। स्टूडेंट्स, जो कट ऑफ आपकी जाती है पीटी की, तो वो जीएस 1 से जाती है, जिसमें आपसे पॉलिटी, इकोनॉमी, हिस्ट्री, साइंस एंड टेक, इकोलॉजी, इन्वायरमेंट्स, ठीक है, और लगभग 30% करंट अफेयर पूछा जाता है। तो इसको भी आपको क्या है, ध्यान में रखना है। 30% से कम ही कहूँगा, अब तो कम पूछा जाता है 30% से, ठीक है। तो जो जीएस होता है उसमें जब आप क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं तो अगर आपका मान लीजिए गलत उत्तर होता है तो आपके लिए 1/3 अंक आपके काट लिए जाते हैं, ठीक है। 1/3 दंड का आपको यहाँ पर रखा गया है। चलिए, आइए आप समय ना गवाते हुए पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आई होप कि आपको पहला क्वेश्चन पूर्ण रूप से विजिबल हो रहा होगा। देखिए क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन को जरा समझिएगा बच्चे। क्वेश्चन है आपका, कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आपके इस क्लासेस में हो जाएं। क्वेश्चन है आपका, इलवर्ट बिल विवाद 1883 ईस्वी से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो बच्चे, आपको वीडियो को करना है पॉज, और वीडियो को पॉज करके आपको दे देना है इसका राइट आंसर, ठीक है। पहला स्टेटमेंट है कि इसमें भारतीय जजों को यूरोपीय लोगों पर मुकदमा चलाने की अनुमति देकर न्यायिक समीक्षा में नस्लीय भेदभाव को समाप्त करने का प्रस्ताव रखा गया। नंबर 2, इस विधेयक का विरोध मुख्यतः भारतीय नेतृत्वकर्ता की ओर से आया। तीसरे में कह रहे हैं कि इस विवाद ने भारत में ब्रिटिश प्रशासन में नस्लीय भेदभाव को उजागर कर दिया। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा ये शेष सही है या फिर है? ऑप्शन नंबर ए केवल 1, बी
केवल 1 और 3 सी, केवल 2 और 3 डी, 1, 2 और 3। वीडियो को पोस्ट करें, करेक्ट आंसर देने का प्रयास करें। आइए जानते हैं इसका राइट आंसर क्या होगा। देखिए, इसमें जो आपका सेकंड स्टेटमेंट है ये आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि आपको बता दें कि यह खासतौर पर भारत में रहने वाले यूरोपीय लोगों ने इस विधेयक को पुरजोर विरोध किया था, और यहाँ पर कह रहे हैं कि आपसे भारतीय नेतृत्वकर्ताओं की ओर से विरोध आया। ऐसा नहीं है, इसमें यूरोपियों का खासतौर पर जो यूरोपियन थे उनका विरोध इसमें हुआ था, तो इसलिए जो सेकंड वाला स्टेटमेंट है ये आपका गलत है। पहला और थर्ड जो स्टेटमेंट है ये सही है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एल्बर्ट वेवल जो आपका रहा था, क्योंकि उस समय वायसराय रिपन के विधिक सदस्य सीपी एल्बर्ट्स द्वारा इसको 1883 में प्रस्तुत किया गया। भारतीय जजों को यूरोपीय अपराधियों पर मुकदमा चलाने का अधिकार देकर के न्यायपालिका में नस्लीय भेदभाव को दूर करने का प्रयास किया गया था। आपको बता दें कि एल्बर्ट बिल पर हुए विवाद में ब्रिटिश अधिकारियों और वहां के लोगों के गहरे नस्लीय पूर्वाग्रहों को उजागर किया गया, जिससे प्रशासन का विभाजन दिखा, और इसमें ब्रिटिश शासन के खिलाफ भारतीयों के विरोध की भी उग्रता देखने के लिए मिलती है। दबाव के चलते ही इस विधेयक में संशोधन किया गया और यूरोपीय अपराधियों पर भारतीय जज सभी मुकदमा चला सकते थे जब जूरी के आधे यूरोपीय लोग शामिल हों। इससे ब्रिटिश का विधेयक सुधार संबंधी आशय कमजोर पड़ता चला गया। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है। आई होप कि आपको क्वेश्चन पूर्ण रूप से विजुअल हो रहा है। देखिए क्वेश्चन, सांप्रदायिक पंचायत जिसको 1932 कम्युनिस्ट अवार्ड के नाम से भी जाना जाता है। अब इसमें 3 स्टेटमेंट है। पहला, यह अल्पसंख्यक प्रतिनिधित्व के संबंध में साइमन कमीशन की सिफारिश पर आधारित था। नंबर 2, दलित वर्गों को दोहरा मताधिकार प्रदान किया गया, जिससे उन्हें पृथक एवं सामान्य दोनों निर्वाचन क्षेत्रों में मत देने का अधिकार था। नंबर 3 में कह रहे हैं कि सांप्रदायिक पंचायत के तहत प्रांतीय विधानसभाओं में जमींदारों और व्यापारियों के लिए आरक्षित सीटों का प्रावधान किया गया। उपयुक्त तत्वों में से कौन सा या सही है या फिर है? ऑप्शन नंबर ए केवल 1 और 2, बी केवल 2 और 3, सी केवल 1 और 3, डी केवल 1, 2 और 3। वीडियो को पोस्ट करें, करेक्ट आंसर बताएं। क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर क्या होगा? आई होप कि आपने इसका करेक्ट आंसर दिया होगा। चलिए एक एक करके बात करते हैं। देखिए, ये कह रहे हैं कि जो आपका सांप्रदायिक पंचायत था, ये जो अवार्ड लाया गया, इसका मूलभूत उद्देश्य क्या है? 1932 में लाया गया था। ये बात तो एकदम सही है, लेकिन पहला स्टेटमेंट गलत है कि यह अल्पसंख्यक प्रतिनिधित्व के संबंध में साइमन कमीशन की सिफारिश पर आधारित था। आपको बता दें कि ब्रिटिश प्रधानमंत्री रामशे मैकडोनाल्ड द्वारा इसको घोषित किया गया और इसका उद्देश्य अल्पसंख्यक प्रतिनिधित्व को संबोधित करना था, लेकिन यह साइमन कमीशन की सिफारिश के स्थान पर भारतीय मतदाता अधिकार जिसमें लोथिन समिति की सिफारिश पर आधारित था, जबकि साइमन कमीशन ने दलित वर्गों के लिए निर्वाचन क्षेत्र को खारिज कर दिया था। तो इसलिए पहला जो स्टेटमेंट है वो गलत हो जाएगा। तो कौन सी समिति थी उसको ध्यान में रखना, वो बोलते हैं उसको हम लोथियन समिति। लोथियन समिति, ये सब आपको नोट डाउन कर लेना है प्यारे बच्चे, बहुत ही जरूरी है इनको नोट डाउन करना, ठीक है। तो कौन सी समिति थी? लोथियन समिति थी, ठीक है। तो पहला जो स्टेटमेंट है, पहला स्टेटमेंट आपका गलत हो जाएगा। वहीं दूसरा स्टेटमेंट है कि दलित वर्गों को दोहरा मताधिकार प्रदान किया गया था, जिससे उन्हें पृथक और सामान्य दोनों में निर्वाचन। तीसरा भी इसमें सही है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आप देखोगे बी। आपको बता दें कि इसको लेकर के ही महात्मा गांधी और डॉक्टर अंबेडकर के बीच में जो आपका गोलमेज सम्मेलन वाला मुद्दा था वो भी आया। और इन सब के अलावा जो पंचायत कम्युनिस्ट अवार्ड है, इसके तहत ही दलितों को मुस्लिम, सिख, ईसाइयों और अलंग और दलित वर्ग जैसे अल्पसंख्यकों के अलावा इसे पंचायत मजदूरों, जमींदारों, व्यापारियों, उद्योगपति जैसे विशिष्ट आर्थिक समूहों के लिए भी सीटों को आरक्षित की गई थी। और इसके अतिरिक्त इस पंचायत ने बॉम्बे में मराठों के लिए 7 सीटें आवंटित की और इसमें भारतीय समाज और अधिक विभाजित करने के लिए अलग अलग सामूहिक बनाने की रणनीति को दर्शाया गया। ये वही था जिसने महात्मा गांधी को और डॉक्टर अंबेडकर को आप देखोगे अपने विचारधाराएं उत्पन्न करने के लिए और कई तरीके से जो राउंड टेबल हुए थे 1930, 31, 32, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी,
अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। भारत में सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलनों के संदर्भ में युग्मों पर विचार कीजिए। अब देखिए आपसे यहाँ पर पूछ रहे हैं जैसे सुधारवादी आंदोलन है और नेतृत्वकर्ता, तो चलिए एक एक करके हम यहाँ पर आपसे बात करेंगे। पहला है आपका, आई होप कि आपको पूर्ण रूप से क्वेश्चन विजुअल हो रहा है। देखिए पहला जो स्टेटमेंट है ये कह रहे हैं कि प्रार्थना समाज, ये कह रहे हैं पंडित शिव नारायण अग्निहोत्री, एकदम सही है। अलीगढ़ आंदोलन, जो अलीगढ़ आंदोलन हुआ था आपको ये भी पता है कि ये सर सैयद अहमद खान के द्वारा ही किया गया था, ये भी आपको मालूम है। ये कह रहे हैं आत्मसम्मान आंदोलन, आत्माराम पंडूराव, ठीक है, आपने इनका नाम सुना होगा, ठीक है। तो ये खास तौर पर जो सम्मेलन किया गया था, अगर आप देखोगे तो इसमें तीनों बातें एकदम सही हो जाएंगी। मतलब कि पहला भी ठीक है, दूसरा भी ठीक है और तीसरा भी। ईवी स्वामी रायकर के द्वारा आत्मसम्मान आंदोलन तमिलनाडु में, ठीक है, आरंभ किया गया था। ये आंदोलन जातिगत असमानताओं को समाप्त करने और सामाजिक न्याय को बढ़ावा देने के लिए शुरू किया गया था। वहीं जो दूसरा स्टेटमेंट है, अगर हम दूसरे स्टेटमेंट की बात कर लें तो तीसरा भी इसमें सही है। अगर हम दूसरे स्टेटमेंट की बात कर ले, ये कह रहे हैं अलीगढ़ आंदोलन, बिल्कुल आप देखोगे ये सर सैयद अहमद खान के द्वारा स्टार्ट किया गया था। भारतीय मुसलमानों को आधुनिक शिक्षा को बढ़ावा देने के परिणाम स्वरूप अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना भी की गई थी और अभी ये चर्चाओं में भी रहा है, ठीक है। AMU मैं गया था अभी लास्ट कुछ दिन पहले अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। और ये जो आपसे कह रहे हैं प्रार्थना समाज, तो आप देखोगे केशव चंद्र सेन ने महाराष्ट्र के पहले ब्रह्म संबंधी विचारक से प्रेरित होकर के मुंबई में प्रार्थना समाज की आत्मा राम पंडूराम की सहायता से की थी, ठीक है। ये जो पंडित अग्निहोत्री हैं, आप देखोगे आगे चल के RG और चंद्रवाकर जैसे नेताओं ने केशववाद सामाजिक सुधार पर बल दिया, जिसके जातिगत असमानता और महिलाओं को पुनर्विवाह संबंधी आयु को बढ़ाने का प्रयास किया। तो जो पहला जो स्टेटमेंट है ये आपका गलत है, क्योंकि पहले स्टेटमेंट पे ये क्या कह रहे हैं बच्चे, ये कह रहे हैं कि पंडित शिव नारायण अग्निहोत्री, नहीं ये नहीं है, आत्माराम पंडूराव इसमें शामिल हो जाएंगे। तो पहला वाला जो स्टेटमेंट है वो क्या है आपका गलत हो जाएगा, है कि नहीं। तो ये ध्यान में रखना है आपको, पहला जो स्टेटमेंट है ये गलत हो जाएगा। तो ये पहला गलत है और आपका दूसरा तीसरा सही है, तो राइट आंसर होगा B। इसमें कितने सुमेलित हैं ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, तो आप कहोगे केवल इसमें 2 सुमेलित हैं। गॉट इट। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। प्यारे बच्चे, आपको ये क्वेश्चन हिंदी और इंग्लिश दोनों माध्यम में प्रोवाइड करवाया जा रहा है। देखिए क्वेश्चन है आपका 4 नंबर, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यहाँ पर कथन 1 है और कथन 2 है। आइए एक एक करके बात करते हैं। पहले कथन में कह रहे हैं कि मालवाड़ी व्यवस्था भारत के उत्तर पश्चिम प्रांतों के कुछ भागों में भू राजस्व तय करने के लिए आरंभ की गई। देखिए मालवाड़ी व्यवस्था, इन्होंने कहा उत्तर पश्चिम, बिल्कुल सही बात है। जो भारत का अगर आप एरिया को देखें तो जो ये एरिया है, जैसे ये कुछ एरिया की बात कर लें तो ये भारत का जो एरिया इधर है हरियाणा और पंजाब का, इन क्षेत्रों में ये लागू की गई थी। जैसे आप देखते हैं जमींदारी रैयतवाड़ी, और उसी में मालवाड़ी एक व्यवस्था है। बट क्यों की गई थी, इसका कारण क्या था। कथन दूसरा देखिए इसको क्या कर रहा है, इस व्यवस्था से अंग्रेजों को किसानों से प्रत्यक्ष राजस्व वसूलने की अनुमति प्राप्त हुई। देखो यहाँ पर प्रत्यक्ष नहीं हुआ था, क्योंकि यहाँ पर जो भू राजस्व वसूलने का अधिकार था, भू राजस्व वसूलने का जो राइट होता था उस समय, वो खास तौर पर महाल को होता था। जो गांव का महाल था, जो मुखिया का था, उसको था। यहाँ पर जो ब्रिटिश अंग्रेज थे वो अप्रत्यक्ष हो गए थे। ये जो अंग्रेज थे ये एक व्यवस्था थी जिसको हम रैयतवाड़ी व्यवस्था कहते हैं। तो जो आपका दूसरा स्टेटमेंट है ये कदापि सही नहीं है, ये आपको ध्यान में होगा, ठीक है। आपने जमींदारी रैयतवाड़ी पढ़ी है तो इसको थोड़ा सा क्या है अपने आप में ध्यान में रखना। तो सेकंड जो कथन है, कथन नंबर जो सेकंड है, देखिए पहला कथन एकदम सही है, दूसरा कथन गलत हो जाएगा। और जब जैसे ही दूसरा कथन गलत होगा तो आप इसका आंसर निकाल लोगे। ऑप्शन नंबर A कह रहा है कथन 1 और कथन 2 दोनों सही है, नहीं दोनों इसमें कहाँ सही है, तो ये तो आंसर नहीं है। B में कह रहे हैं कथन 1 और कथन नहीं, ये दोनों सही की बात कर रहे हैं। तीसरे की बात कर ले, कथन 1 सही है किंतु कथन दूसरा सही नहीं है, तो इसका C राइट आंसर हो जाएगा। चलिए
अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। और महलवाड़ी व्यवस्था बताने की आवश्यकता इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं, आपने पढ़ा है, ठीक है। ये खासतौर पर उत्तर पश्चिमी प्रांतों में 1822 में होल्ट मैकेल्जी के द्वारा इसको प्रारंभ किया गया था। विलियम बेंटिंग के परिष्कृत रूप से आगे बढ़ता चला गया। तो गांव का जो एक मुखिया होता था उसी को महाल कहते थे। वही क्या करता था, ये सारी चीज़ें देखता था, वसूलता था। चलिए क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं पहले, ऑप्शंस इसके बाद में देख लेंगे। सहायक संधि के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, सहायक संधि से पूछा गया क्वेश्चन है, एकदम ब्रिलियंट क्वेश्चन है। इसमें पहला स्टेटमेंट है कि इसके तहत भारतीय राज्यों को अपने क्षेत्र में ब्रिटिश सैनिकों को स्वीकार करना आवश्यक था। इससे भारतीय राज्यों को अपने क्षेत्रों में ब्रिटिश सैनिकों की अनुमति देने के लिए बाध्य किया गया। नंबर 2, संधि में शामिल होने वाले राज्यों को तैनात सैनिकों के लिए ब्रिटिश को सब्सिडी देनी पड़ती थी। नंबर 3, भारतीय राज्यों ने अन्य विदेशी शक्तियों के साथ स्वतंत्र रूप से संधि करने का अधिकार प्राप्त हो गया। अब आपसे पूछा है कि उपयुक्त में से कौन सा या से कथन सही है। ऑप्शन नंबर ए केवल 1 और 2, बी केवल 2 और 3, सी केवल 1 और 3, डी 1, 2 और 3। वीडियो को पोस्ट करें, करेक्ट आंसर देने का प्रयास करें। आई होप कि आपने इसका करेक्ट आंसर दिया होगा। देखिए इसमें तीनों बातें सही हो जाएंगी, मतलब कि इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। यहाँ पर पूछा गया है आपसे सहायक संधि के बारे में। देखिए बच्चे, उस समय काल था आपका बेलेजली का। किसका काल था? बेलेजली का शासन काल था। और ये आप देखोगे 18वीं से 19वीं शताब्दी के मध्य तक का काल था। अब इसने क्या किया था, ये जो सहायक संधि होती थी, आप इसको यूँ समझें। मान लीजिए एक ये प्रांत है, ठीक है। अब इस प्रांत है और एक ये प्रांत है, समझना। एक ये रजवाड़ा है, एक ये रजवाड़ा, इसको ए मान लेते हैं और इसको रजवाड़ा बी मान लेते हैं। अब मान लीजिए वेलेजली की सहायक संधि के तहत ये आ गया, ठीक है। ये क्या हो गया, इसके नीचे आ गया ए वाला, लेकिन बी नहीं आया। ऐसी स्थिति में ए क्या करेगा, इसके जो आंतरिक क्षेत्र हैं इस पर तो इसको अधिकार होगा कि ये आपस में छोटे बड़े जितने भी प्रांत हैं इनसे बात करे, मित्रता खूब रखे। परंतु अगर इसको बाहरी क्षेत्र में जाना है तो ये स्वीकृति क्या होगी, ये स्वीकृति ब्रिटिश की है, ठीक है। तो ये स्वीकृति किसकी है, ब्रिटिश की आपको लेनी पड़ेगी। तो इसमें बाहरी क्षेत्रों पर और इसकी रक्षा सुरक्षा करने के लिए एक सेना होगी, जिसका वेतन भत्ते कौन देगा, ये स्वयं यहीं का शासक देगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, तीनों स्टेटमेंट आपके क्या हो जाएंगे, सही हो जाएंगे। इससे क्या था, इससे आप कहोगे ये भी धन की निकासी के रूप में इसको जाना जाता है। आपके पैसे से आपकी सेना के ऊपर, देखो ये जो सैनिक होते थे, इसमें मनी की बात कर लें, जो मनी लगता था वो लगता था इंडियन किंग का, ठीक है। जो भारतीय राजा था, ये राजा होते थे, उनका पैसा लगता था। लेकिन ये काम किसके लिए करते थे, काम करते थे अंग्रेजों के लिए। इसको कहते हैं वेलेजली कि दूसरे के खर्चों पर एक सेना तैयार कर लेना। तो ऐसी पद्धति अंग्रेजों ने खेली है, जरा सोचिएगा। तो यहाँ पर पहला, दूसरा और तीसरा तीनों स्टेटमेंट सही हो जाएंगे। तो 5 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए क्वेश्चन बड़ा ही सॉलिड है और पॉलिटी से क्वेश्चन पूछ लिया है। क्वेश्चन को बताइएगा राइट आंसर वीडियो को पोस्ट करके। ये कह रहे हैं कि भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों, मतलब कि WES के लिए आरक्षण से संबंधित है। EWS के बारे में पूछा है, ठीक है। इकोनॉमिकल्स बैकवर्ड जो क्लास हैं उसके बारे में पूछ रहा है। तो पहले में कह रहे हैं कि अनुच्छेद 15(4), दूसरे में कह रहे हैं 15(6), और चौथे में कह रहे हैं 16(4)A, और तीसरे में कहा गया है 16(4)A और चौथे में कहा गया है 16(6). तो वीडियो को पोस्ट करें। इसमें कूट दे के रखे हैं। पहला है केवल 1 और 3, बी 2 और 4, सी 1, 2 और 4, डी केवल 2, 3 और 4। वीडियो को पोस्ट करें, करेक्ट आंसर बताएं। ये तो बहुत ही इजी है, आपने देखा होगा। यूपीएससी ने इसको लेकर के थोड़ी कठिनाइयाँ बरतनी स्टार्ट कर दी है बच्चे, थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। अगर आप EWES कैटेगरी में आते हैं तो इसका सर्टिफिकेट होना चाहिए। आप SC ST में आते हैं तो इसका सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, ठीक है। चलिए देखते हैं। देखो अगर हम बात कर लें पहला स्टेटमेंट की, तो पहला स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि ये जो बात करता है ये SC ST की बात करता है, ना कि EWS की बात करता है। तो जहाँ एक है उसको कट कर दो, आंसर ए नहीं होगा, आंसर सी नहीं होगा। वहीं अगर हम देखें ये जो 16(4), ठीक है, ए है, ये भी नहीं होगा। तो 3 जहाँ है वो भी कट कर दो,
तो आंसर मिल गया आपको ऑप्शन नंबर बी। मतलब कि आप देखोगे 4 मतलब कि 16 6 और उसके साथ साथ 15 6 इसके लिए EWS के लिए इकोनॉमिकल बैकवर्ड जो क्लास है उसकी बात ये करता है। प्यारे बच्चे आपको ये चीज़ें पता होना चाहिए, ठीक है। EWS की उन्नति की बात यहाँ पर की जा रही है। आइए थोड़ा सा जान लेते हैं EWS के बारे में। देखिए हुआ क्या था, क्योंकि ये चर्चाओं में रहा यूपीएससी ने। अब आपने वो एक ट्रेनर आईएएस का आपने वो भी देखा होगा, रुतबा क्या था, महाराष्ट्र में वो केस हुआ था, ठीक है। किस तरीके से उन्होंने फ्रॉड सर्टिफिकेट दिखा करके एक नौकरी को प्राप्त किया, ठीक है। किसी का हिस्से की नौकरी खुद वहाँ पर थी। देखिए भारतीय संविधान में 103वां संविधान संशोधन किया गया था, जिसके तहत जो आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग के जो भी व्यक्ति थे उनको क्या हुआ, EWS बनाया गया। इकोनॉमिकल जो आपके वीकर सेक्शन है उनको यहाँ पर रखा गया, ठीक है। यहाँ पर खास तौर पर समाज के आर्थिक रूप से कमज़ोर शैक्षणिक संस्थानों में और सरकारी नौकरियों में आरक्षण की बात की गई। इसीलिए संविधान का आर्टिकल 15(4)(6) और 16(4)6 की बात कही गई और इसमें कहा गया कि यह आरक्षण 10% तक सीमित होगा। कितना? 10% तक सीमित होगा। कई लोग कहते हैं कि ये SC ST OBC के लिए मौजूद है। देखिए ये आप देखोगे SC ST और OBC जो इनको आरक्षण मिलता है इनसे ये अलग है, ये ध्यान में रखना है, इससे इसका कोई वास्ता नहीं है। क्या सर EWS का कोई मापदंड भी रखा गया? जी हाँ, इसके कुछ मानदंड भी रखे गए हैं। लाभार्थियों की पहचान कैसे की जाएगी इसके? देखिए भारत सरकार ने इसके लाभार्थियों की पहचान करने के लिए जैसे उसमें खास तौर पर घरेलू जो वार्षिक आय है वो 8 लाख से कम। अब इसमें कोई ऐसा नहीं है कि पेरेंट्स की या फिर आपकी, इसमें सबकी होगी। घरेलू आय मतलब कि अगर आप होमेस्टिक जो भी आपकी होम की जो भी आपके होम्स हैं और उनकी जो इनकम है और इसमें जितने भी सदस्य हों, चाहे 2 हों 4 हों 5 हों 6 हों, जो भी सदस्य हों सबकी आय इसमें होगी। तो कितनी रखी गई है? 8 लाख, और 8 लाख से कम होनी चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, कृषि भूमि 5 एकड़ से कम हो। जो एग्रीकल्चर लैंड है वो कितनी हो? 5 एकड़ से कम ही होनी चाहिए। इन सब के अलावा आवासीय संपत्ति की बात कर ले तो शहरी क्षेत्रों में अगर मान लो कि उसका मकान शहर में, दिल्ली में, गुड़गांव में, कहीं भी है, अगर वो शहर में है, ठीक है, जिसको शहर के रूप में जाना जाता है, तो मान लीजिए अगर सिटी में उसका मकान है खुद का, तो 1000 वर्ग फुट से कम का हो। कितना हो? 1000 वर्ग फुट, मतलब कि आप कहोगे वर्ग फुट, इससे क्या हो? कम होना चाहिए। दूसरी बात, अगर ग्रामीण क्षेत्रों में मान लीजिए विलेज में है, तो विलेज में अगर गांव है तो उस स्थिति में 200 वर्ग गज से कम होना चाहिए। कितना होना चाहिए? 200 वर्ग गज। वहाँ पर फुट है और यहाँ पर है गज, ठीक है। तो ये भी ध्यान में आपको रखना है। तो इसलिए ये सारी चीज़ें रखिएगा, बस ये ध्यान में रखना है। इनकम का कई बार आपसे पूछ लेता है OBC में, ठीक है, और EWS में। तो EWS में सबकी इनकम शामिल होती है, जबकि OBC में फैमिली की इनकम शामिल होती है, खासतौर पर पेरेंट्स की, उनकी कैटेगरी A और B कौन सी पोस्ट में है, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर B। चलिए, मैंने कहा था कि ये आपको हिंदी इंग्लिश दोनों में मिलेगा। तो कई बच्चे कह रहे होंगे सर ये तो हिंदी में। आइए देखिए क्वेश्चन नंबर पहला वीडियो को पोस्ट करके दें। कंसिडर फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द अल्बर्टविल कंट्रोवर्सी। क्या हुई थी इसकी? ऑप्शंस ये हैं इसके ABCD। सेकंड क्वेश्चन है आपका, विद रेफरेंस टू द कॉमनवेल्थ अवार्ड 1932 कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट 1 2 3। पढ़िएगा वीडियो को पोस्ट करके। और ऑप्शन ये हैं, विच ऑफ द स्टेटमेंट गिवन अबव आर करेक्ट, ABCD। चलिए तीसरा जो थर्ड नंबर का जो क्वेश्चन है, विद रेफरेंस टू दी सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट्स इन इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग एंड पेयर। इसमें रिफॉर्म्स मूवमेंट्स कौन कौन से रहे हैं? और यहाँ पर आपसे पूछा गया की लीडर 1 2 3। हाउ मेनी ऑफ द पेयर्स गिवन अबव आर करेक्टली मैच्ड, ABCD। बताइएगा कौन सा इसका राइट आंसर होगा। तो वीडियो को पोस्ट करके इनका सबका राइट आंसर आपको देना है बच्चे, कमेंट्स बॉक्स, और कमेंट्स करते चलिएगा, बताते चलिएगा। चौथा नंबर है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, जो आपका है। प्यारे बच्चे मैं बताना भूल गया, मेरे को अभी रिकॉल हुआ है, ये जो टेस्ट है आपका, ये टेस्ट नंबर 7 है, ठीक है, ये ध्यान में रखना है।
याद रखना है इसको। अब तक 6 टेस्ट हो गए हैं, तो ये टेस्ट नंबर क्या है आपका 7। तो वीडियो को पोस्ट करें, करेक्ट आंसर दें। 5 नंबर, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द सब्सिडरी अलायंस। सब्सिडरी अलायंस जो है आपका। 6 क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोविजन ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन pertain to the reservation of economically weaker section EWS. Select the correct answer using the code and given below ABCD। बताइएगा वीडियो को पोस्ट करके राइट आंसर। चलिए, ऐसे क्वेश्चनों को आप अपने इंस्टा पर भी लगा सकते हैं, स्क्रीनशॉट लेकर के अपने व्हाट्सअप पर भी स्टेटस लगा सकते हैं। तो ये इससे क्या होगा, आपको भी बार बार जैसे आप देख लेते हैं या और कोई देख लेता है उसका जवाब देता है, तो आपको भी और रिकॉल इसमें हो जाता है। तो ऐसी खुरापाती करते चलिएगा, दबा के लेकिन रिवीजन भी करिएगा। देखिए अगला क्वेश्चन है आपका 7 नंबर 7 टेस्ट का। सार्वजनिक परीक्षा जिसको अनुचित संसाधनों की रोकथाम अधिनियम, ये बहुत चर्चाओं में रहा है। आपने देखा होगा भारत में एक सिचुएशन कंडीशन ये बन गई कि हर परीक्षा क्या होगी, लीक हो रही थी। और ऐसी स्थिति में आज भी आप देखिए बिहार के यूथ का क्या हाल है, कई स्टूडेंट्स की वहाँ पर डेथ हो गई है। ठीक है, तो आप जरा सोचिए, अब कमीशन कुछ कह रहा है, बच्चे कुछ कह रहे हैं, कई कोचिंग उसमें इंस्टीट्यूट भी बच्चों का समर्थन में है। तो अनुचित संसाधनों की रोकथाम जो अधिनियम 2024 के संदर्भ में पूछा गया, जैसे पहला, अधिनियम के अंतर्गत सभी अपराध संज्ञेय और गैर जमानती और गैर समन्वय होंगे। देखो यहाँ पर एक वर्ड है ऑल। मैं आपको एक और बात यहाँ पर बता दूं, जैसे शब्द मिले आपको सभी, शब्द मिले केवल, शब्द मिले हमेशा, शब्द मिले लगातार, शब्द में मिले कोई डाटा, मिले शब्द बहुत, मिले शब्द अधिक, और एक शब्द और आता है मुख्यतः। ये ऐसे कुछ शब्द हैं प्यारे बच्चे जिसमें आपको अगर थोड़ा भी स्टेटमेंट पढ़ने की समझ है और आपने पढ़ा है तो याद रखना 95% ये क्वेश्चन रॉन्ग होते हैं। जहाँ पर ये शब्द है लिख लीजिएगा, सभी, केवल, हमेशा, लगातार, डाटा वाला होता है और बहुत, अधिक और मुख्यतः। ठीक है, तो इन शब्दों को ध्यान में रखिएगा, ये गलत होते हैं। चलिए, तो इसी पर पूछ रहा है। जैसे पहला स्टेटमेंट क्या है, पहला स्टेटमेंट है कि सभी अपराध संज्ञेय और गैर जमानती होंगे। ये बात एकदम क्या है, एकदम सही है, ये बात एकदम सही है। दूसरे में कह रहे हैं कि अधिनियम में सार्वजनिक परीक्षा की परिभाषा उल्लेखित है। बिल्कुल, इसमें परीक्षा की परिभाषा को भी उल्लेखित करने का प्रयास किया गया। तो दोनों स्टेटमेंट आपके सही हो जाएंगे। कौन सा सही पूछा है, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, दोनों इसमें सही है। आपको बता दें, लोक परीक्षा जो अनुचित साधन निवारण अधिनियम 2024 था, उसकी कुछ प्रकृति के अधिकार रखे गए। जैसे संज्ञेय अपराध में पुलिस मजिस्ट्रेट की पूर्व स्वीकृति के बिना किसी भी, याद रखना, मामला दर्ज कर सकती है और जांच कर सकती है। गैर जमानती मामलों में खासतौर पर जमानत के लिए न्यायिक विवेक की आवश्यकता होती है। गैर समझौता योग्य में मामलों को न्यायालय से बाहर सुलझाया या वापस नहीं किया जा सकता। व्यक्तियों के लिए दंड क्या है, जैसे कारावास की बात कर लें तो यहाँ पर अगर मान लीजिए कारावास होगा तो कारावास कितना हो सकता है, वो हो सकता है आपका 3 से 5 वर्ष। ठीक है, 3 से 5 वर्ष तक हो सकता है। इन सब के अलावा जुर्माना अगर मान लीजिए लगाया गया तो जुर्माना होगा आपका 10 लाख। कितना होगा, 10 लाख। ये भी आपको ध्यान में रखना है, 10 लाख रुपीस उस पर जुर्माना लगाया जाएगा। इन सब के अलावा इसमें जुर्माना न देने पर भारतीय न्याय संहिता 2023 के अनुसार अतिरिक्त कारावास भी इसमें किया जा सकता है। जैसे 1 करोड़ रुपए का जुर्माना भी हो सकता है, ये भी ध्यान में आपको रखना है। ठीक है, परीक्षा की अनुपातिक लागत वसूली जा सकती है। और सार्वजनिक परीक्षा की परिभाषा के अंतर्गत धारा 2 के तहत इसे सार्वजनिक परीक्षा प्राधिकरण द्वारा आयोजित किसी भी परीक्षा को रूप से परिभाषित किया गया है। इसमें कौन कौन सी परीक्षाएं हैं, जरा उसको भी शामिल कर देते हैं, जरा उसको ध्यान में रखना। जिस परीक्षा की आप तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, इसके अंदर ये भी परीक्षा है। कौन सी परीक्षा है ये जान लेते हैं। तो इसमें खास तौर पर कौन कौन सी परीक्षाएं, जैसे यूपीएससी इसके अंतर्गत रखी गई है, एसएससी इसी में रखी गई है,
RRB ये भी इसी के अंतर्गत रखी गई है, IBPS ये भी यहीं पर है, और NTA की जो परीक्षा है ये इसी के अंतर्गत। तो ये मुख्यतः वो परीक्षाएं हैं जो इसके अंतर्गत रखी गई हैं। तो सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। पहले हम क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं, फिर उसके बाद में ऑप्शंस की तरफ आएंगे। देखिए पेयर वाला क्वेश्चन है। ये कह रहे हैं आपसे लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। मतलब कि आपसे पूछ रहा है कि अध्यक्ष उपाध्यक्ष के बारे में। देखो पहला कह रहे हैं कि अध्यक्ष या तो उपाध्यक्ष भारत के राष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र दे सकते हैं। प्यारे बच्चे ये एकदम क्या हो जाएगा, आपका गलत हो जाएगा। ये जो अध्यक्ष उपाध्यक्ष क्या होते हैं, इनकी शपथ की बात कर लें, इनके शपथ की बात कर लें और इनके त्याग की बात कर लें, तो ये दोनों क्या करते हैं, आपस में करते हैं। ये ध्यान में आपको रखना है। तो पहला जो स्टेटमेंट है ये कदापि सही नहीं है। आपको बता दें कि संविधान का अनुच्छेद जो 94 है वो खास तौर पर आप देखोगे अध्यक्ष अपने अध्यक्ष के बारे में वो चर्चा करता है। दूसरा स्टेटमेंट है कि अध्यक्ष या उपाध्यक्ष को लोकसभा के सभी तत्कालिक सदस्यों के बहुमत से पारित प्रस्ताव द्वारा उसके पद से हटाया जा सकता है। देखो ये दूसरा स्टेटमेंट एकदम सही है, क्योंकि 94 का क्लोज नंबर सी ये बात को कहता है कि अध्यक्ष या उपाध्यक्ष लोकसभा के सभी तत्कालिक जो सदस्य उपस्थित हैं वो चाहेंगे तो उसके पद से उसको हटाया जा सकता है। वही तीसरे में कह रहे हैं कि अनुच्छेद 93 में प्रावधान किया गया है कि सदन के 2 सदस्यों को अध्यक्ष या उपाध्यक्ष के रूप में चुना जाएगा। इसमें कोई दुराग्रह नहीं है, ये एकदम सही बात है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, ताकि इसमें कामकाज को कुशल बनाया जा सके, पहला स्टेटमेंट गलत हो जाएगा, दूसरा और तीसरा सही हो जाएगा। पूछा कितने सही हैं, तो आप कहोगे बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। केवल इसमें 2 सही हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है। ये क्वेश्चन आई थिंक अगर मैं रिकॉल कर पा रहा हूँ तो 2023 में या 22 की परीक्षा में आई थिंक ये क्वेश्चन पूछा गया है यूपीएससी प्रीलिम्स में। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, ठीक है, फ्लैग वाला। अब दृष्टि आईएएस ने इसको क्या कर दिया है, रिपीट कर दिया। देखिए क्या है, ये कह रहे हैं भारत के राष्ट्रीय ध्वज के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। जैसे पहला, भारत की संविधान सभा ने 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज अपनाया। देखो प्यारे बच्चे यहाँ पर ये कह रहे हैं 22 जुलाई 1947, जरा समझना, ये बात एकदम क्या हो जाएगी, आपकी सही हो जाएगी, क्योंकि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की अध्यक्षता में भारत की संविधान सभा ने 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज को अपना लिया था। दूसरे में कह रहे हैं आपसे, राष्ट्रीय ध्वज के मध्य में गहरे नीले रंग का एक चक्र है जो सारनाथ के सिंह स्तंभ पर स्थित अशोक चक्र को प्रेरित करता है। क्या दूसरा स्टेटमेंट आपका सही है? जी हाँ, ये बात एकदम क्या हो जाएगी, आपका ठीक हो जाएगा। वहीं तीसरे स्टेटमेंट की बात कर लें तो ये कह रहे हैं आपसे, राष्ट्रीय ध्वज की चौड़ाई और लंबाई का अनुपात 3:2 है। ये देखिए आपका गलत हो जाएगा। जैसे इसमें कहा है लंबाई को कह रहे हैं कि 3 अनुपात, और ऊंचाई को कह रहे हैं जो इसकी ऊंचाई है, चौड़ाई को कह रहे हैं 3 और लंबाई को कह रहे हैं 2। नहीं, इसकी जो चौड़ाई है अगर हम देखें तो 2:3 इसका आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर तीसरा जो स्टेटमेंट है ये आपका गलत हो जाएगा। दूसरा स्टेटमेंट सही है, तीसरा गलत है। पूछा है आपसे कितने इसमें सत्य हैं, तो कितने सत्य हैं आप बताओगे महोदय, इसमें केवल और केवल कुछ ही सत्य हैं। कुछ कितने, मतलब कि 2 सत्य हैं। बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन आपसे यूपीएससी ने क्या था, 2022 या 23 की परीक्षा में क्वेश्चन पूछ लिया है। आइए बात कर लेते हैं 10 नंबर का क्वेश्चन। देखिए क्या है। आई होप कि आपको क्वेश्चन विजिबल हो रहा है, तो वीडियो को पोस्ट करके करेक्ट आंसर दें और बताते चलें स्टूडेंट्स क्लास आपको कैसी लग रही है। आपकी क्लासें पिछले आप देखोगे 2 दिन से नहीं हुई थी। मेरे इधर थोड़ी सी लाइट्स का एक प्रॉब्लम हो गया था, ट्रांसफार्म वहाँ पर न्यू रखा गया था, तो उसकी वजह से क्लास डिले हो गई थी। बाकी का कोई ऐसे कारण नहीं थे। अब ये मेरे हाथ में नहीं हो सकता, ठीक है, लाइट का, और मेरे पास सारी सुविधा हैं, बट फिर भी कितना चल सकता है। ठीक है, चलिए देखिए क्वेश्चन है आपका 10 नंबर। राष्ट्रीय खातों के लिए आधार वर्ष, मतलब कि जो राष्ट्रीय खाते होते हैं उनके लिए आधार वर्ष के बारे में आपसे पूछ रहे हैं। जैसे पहला है, विश्ववांता गोलडार की अध्यक्षता में समिति ने राष्ट्रीय खातों के लिए आधार वर्ष में संशोधन के लिए कदम उठाया है। नंबर 2 में कह रहे हैं कि आधार वर्ष में संशोधन का उद्देश्य राष्ट्रीय लेखक, जैसे थोक मूल्य सूचकांक जिसको बोलते हैं,
होल प्राइस इंडेक्स। उसके बाद कह रहे हैं कि उत्पादक मूल्य सूचकांक, जो कि आपका प्रोडक्शन प्राइस जो इंडेक्स है उसके बाद में कह रहे हैं, और सीपीआई कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स जैसे सूचकांक के साथ में संरेखित होगा, मतलब कि इसको विस्तारित करने का प्रयास किया जाएगा। उसके बाद तीसरे स्टेटमेंट में आपसे कह रहे हैं कि आधार वर्ष संशोधन संयुक्त राष्ट्र राष्ट्रीय लेखा प्राधिकरण मतलब कि SNA 2008 में उल्लिखित मानकों का अनुसरण करता है। पूछ रहा है कौन सा ये से सही है, तो आप कहोगे इसमें तीनों बातें सही हैं। ठीक है, पहला स्टेटमेंट भी आपका सही हो जाएगा, दूसरा स्टेटमेंट भी आपका सही हो जाएगा, तो तीनों स्टेटमेंट आपके सही हैं। गॉट इट। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन आपसे पूछा गया बच्चे 11 नंबर में, ये कह रहे हैं प्रथम भारतीय कारखाना अधिनियम 1881 के संदर्भ में कथनों पर विचार कीजिए। ये बड़े भयावह वाले कारखाने, जब आप कभी, मैं आपको रिकमेंड करूँगा आप या तो स्पेक्ट्रम ले लेंगे या फिर विपिन चंद्रा वाली आधुनिक भारत का इतिहास आवश्यक पढ़िएगा, मेरी तरफ से आवश्यक रूप से पढ़िएगा उसको, बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी, क्योंकि उसमें कई कोटेशन है, बहुत अच्छे से उसको समझाया गया है। ठीक है, तो इसमें 3 स्टेटमेंट है। पहला, इसने कारखानों में 7 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए रोजगार पर प्रतिबंध लगा दिया। किसने? जो पहला है प्रथम भारतीय कारखाना अधिनियम 1881, बिल्कुल ये बात एकदम आपकी सही है। दूसरे में कह रहे हैं कि इसमें, ठीक है, तो ये ये कह रहे हैं कि बिल्कुल ये बात एकदम सही हो जाएगा, मैं गलत का निशान लगा रहा हूँ, सही है। दूसरे में कह रहे हैं कि इसमें यह अनिवार्य किया गया कि 7 से 12 वर्ष की आयु के बच्चे प्रतिदिन 9 घंटे से अधिक काम नहीं कर सकते। मतलब कि ये बच्चे कितने कब तक कर सकते हैं, आप देखोगे 7 से 12 वर्ष की आयु के 9 घंटे से अधिक तक ये काम नहीं कर सकते। उस समय जो शासनकाल था लॉर्ड रिपन का हुआ करता था। ठीक है, 1880 से 84 तक ये रहा है रिपन, तो ये कब तक रहा है, 1880 से 84 तक ये भारत में रहा है, तो इसको आप समझ सकते हैं। ठीक है, लॉर्ड रिपन, तो पहला आपका सही है और दूसरा स्टेटमेंट भी आपका सही है। बट अगर हम तीसरे स्टेटमेंट की बात कर लें तो तीसरा स्टेटमेंट कहता है आपसे, इसने कार्यस्थल पर सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए खतरनाक मशीनरी के लिए अनिवार्य बाड़ लगाने की शुरुआत की थी। ये भी बात एकदम सही है। चौथे में कह रहे हैं इस अधिनियम ने भारतीय कारखानों में महिलाओं और पुरुषों के लिए कार्य घंटों को विनियमित किया। देखिए जो आपका चौथा स्टेटमेंट है ये गलत हो जाएगा। इसने महिला और पुरुषों के लिए ये कोई विनियमित घंटे नहीं थे। आपको बता दें कि उस समय ऐसा देखने को मिलता था कि कई बार तो 16 से 18 और 20 घंटे तक उन्हें काम करना पड़ता था उस समय के जो मजदूर हुआ करते थे। तो यहाँ पर आप देखोगे चौथा स्टेटमेंट गलत है, तो चौथा गलत हो जाएगा, पहला दूसरा तीसरा सही हो जाएगा, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगर आपने कहा चौथा गलत है तो आंसर सी और डी तो होगा नहीं, तो वैसे भी आप इसका आंसर निकाल सकते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ने से पहले इंग्लिश माध्यम वीडियो को पोस्ट करें, करेक्ट आंसर दें। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू पब्लिक कमीशन, पब्लिक एग्जामिन, प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स एक्ट 2024। ठीक है, बताइएगा। 8 नंबर, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू द स्पीकर एंड डिप्टी स्पीकर ऑफ द लोकसभा। 1 स्टेटमेंट, 2 स्टेटमेंट, 3 स्टेटमेंट एंड वीडियो को पोस्ट करके करेक्ट आंसर दें। हाउ मैनी द अबव स्टेटमेंट आर करेक्ट, ABCD। 9 नंबर का क्वेश्चन है, पहले आप क्वेश्चन पढ़िएगा फिर उसके बाद में वीडियो को पोस्ट करके, ठीक है, फिर उसके बाद में ऑप्शंस यहाँ पर हैं। हाउ मैनी द अबव स्टेटमेंट आर करेक्ट, ABCD। गॉट इट। नेक्स्ट 10 नंबर है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग दी बेसिस ईयर्स ऑफ नेशनल अकाउंट्स। तो यहाँ पर है, जैसे वीडियो को पोस्ट कर लेंगे, यहाँ पर देख लेंगे 1 2 3 स्टेटमेंट को पढ़ के, ठीक है, फिर उसके बाद में आप बताएंगे कि कौन सा सही है। 11 विद रेफरेंस टू द फर्स्ट इंडियन फैक्ट्री एक्ट ऑफ 1881 कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट 1 2 3 4। तो वीडियो को पोस्ट करें, करेक्ट आंसर बताएं, देखिएगा। विच ऑफ द स्टेटमेंट गिवन अबव आर करेक्ट, ऑप्शन बी। चलिए अगला क्वेश्चन लिखते हैं। क्वेश्चन है आपका 12 नंबर। ये कह रहे हैं कि इन्होंने कहा भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान संवैधानिक विकास के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार करें। मतलब कि जो संवैधानिक विकास हुआ है वो क्या है, देखिए
प्रावधान है, मुख्य परिणाम है। जैसे पहला है पिट्स इंडिया एक्ट 1784, नियंत्रण की दोहरी व्यवस्था। अब जरा बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है कि नियंत्रण की जो दोहरी व्यवस्था है वो कहाँ से आई थी। ये बात एकदम आपकी सही हो जाएगी। दूसरे में कह रहे हैं कि पहला सही हो गया, चार्टर एक्ट 1813, व्यापार में ईस्ट इंडिया कंपनी का एकाधिकार समाप्त कर दिया गया। अब देखो यहाँ पर जो एकाधिकार था, ये बात एकदम सही है, एकाधिकार समाप्त तो कर दिया, लेकिन चीन के साथ व्यापार कर सकती थी और भारत के साथ चाय में उसका एकाधिकार था। तो दूसरा स्टेटमेंट भी आपका सही हो जाएगा। वही तीसरा स्टेटमेंट है कि चार्टर एक्ट 1833, कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना। देखो थोड़ा सा ये आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि कलकत्ता में जो सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी ना कि इसके तहत, जबकि 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट था, रेगुलेटिंग जो एक्ट था उसके माध्यम से किया गया था, ना कि चार्टर एक्ट के माध्यम से। इससे तो पूर्ण रूप से जो अधिकार था वो ही बिल्कुल समाप्त कर दिया गया था। अगला क्वेश्चन आता है आपका 4 नंबर। ये कह रहे हैं रेगुलेटिंग एक्ट 1773, बंगाल के गवर्नर जनरल का भारत के गवर्नर जनरल बनाना। देखो इसमें जो चौथा स्टेटमेंट है ये भी आपका क्या हो जाएगा, एकदम गलत हो जाएगा, क्योंकि ये ना केवल इसमें था बल्कि 1833 में इस बात को रखा गया था। तो जो आपका चौथा स्टेटमेंट है इसमें तीसरे की है और इसमें उल्टा कर दिया इन्होंने, तो चौथा भी गलत है, पहला दूसरा सही है। तो कितने सही आपसे पूछा है, कितने सही सुमेलित हैं, तो भी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, केवल 2 इसमें सुमेलित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्रिप्स मिशन के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अब क्रिप्स मिशन कब आया था आपको सभी को पता है, स्टेडफोर्ड क्रिप्स की अध्यक्षता में क्रिप्स मिशन वर्ष 1942 में आया था। उस समय सेकेंड वर्ल्ड वार चल ही रहा था और भारत में क्विट इंडिया मूवमेंट्स भी चल रहा था। तो क्रिप्स मिशन की अध्यक्षता में इसका देखो इसने क्या था, हम पूर्ण स्वराज की मांग कर रहे थे लेकिन इसने डोमिनियन स्टेट की बात करी, ठीक है, डोमिनियन स्टेट की इसने बात करी थी और भारत ने इसको अस्वीकार किया। और वो भी कब कह रहा था कि सेकेंड वर्ल्ड वार के पश्चात। अब युद्ध का कोई विराम थोड़ा ही नहीं पता कब रुकेगा, बताइए। आज भी आप देखोगे जो रशिया वर्सेस जो आपका यूक्रेन है उसको आप देख सकते हैं, जो आपके हमास वर्सेस आपके फ़िलिस्तीन को देखिएगा, तो दोनों में ऐसी दुनिया भर में आपकी जंग देखने के लिए मिलेंगी और ये मिलती रहेंगी, ठीक है। तो आज विश्व क्या है, परमाणुओं के ऊपर बैठा। तो जो क्रिप्स मिशन है उसके बारे में पहला है, इसमें द्वितीय विश्व युद्ध के बाद भारत को डोमिनियन स्टेट्स देने का प्रस्ताव रखा गया था और इसीलिए सभी भारतीय जो थे इससे भुने हुए थे। तो पहला स्टेटमेंट सही है। दूसरा है, इसने भारतीय प्रांतों को प्रस्तावित भारतीय संघ से बाहर निकालने की अनुमति दी। अब देखो थोड़ा सा जरा यहाँ पर समझना है, इन्होंने कहा है कि अनुमति दी थी, ये बात एकदम सही है। जैसे क्या कहेगा कोई प्रांत है उसमें, तो दूसरा भी स्टेटमेंट आपका सही है। तीसरा है कि इसने कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों से पूर्ण समर्थन प्राप्त हुआ। देखो यहाँ पर क्या है, अब ये थोड़ा सा आपका गलत है, क्योंकि ये जो क्रिप्स मिशन है, क्योंकि ये डोमिनियन स्टेट की बात कर रहा हूँ भी आफ्टर ऑफ सेकेंड वर्ल्ड वार के पश्चात, ठीक है। खासतौर पर कांग्रेस और मुस्लिम लीग को संतुष्ट करने में ये विफल रहे हैं। यह केवल अमेरिका और चीन के उपयोग के लिए एक प्रकार का उपकरण बन गया, भारत में नहीं। तो ना तो इसको कांग्रेस ने और ना ही मुस्लिम ने, दोनों में से किसी ने भी इसको स्वीकार नहीं पूछा सही कौन सा है, तीसरा गलत हो जाएगा। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए 1 और 2 इसका करेक्ट आंसर है। पहले हम क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे फिर आपके ऑप्शंस की तरफ बढ़ेंगे। तो पहले स्टेटमेंट जान लेते हैं, देखिए क्या है। 1857 के विद्रोह के दमन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, बहादुर शाह जफर को रंगून निर्वासित कर दिया गया जिससे मुगल वंश का अंत हो गया, ये बात सही है। नंबर 2 में कह रहे हैं झांसी की रानी 1858 ईस्वी में सर कॉलिन कैंपवेल के नेतृत्व में ब्रिटिश सेना से लड़ते हुए शहीद हो गई। कब? 1858 में। अब देखो बच्चे, ये युद्ध हो रहा है 1857 में और वो जाकर के लड़ कब रही हैं? 1858 में। तो थोड़ा सा इसको ध्यान में आपको रखना है, ठीक है। और उस समय जो यहाँ पर कैंपवेल नहीं थे बल्कि आप देखोगे हुरोज के नेतृत्व में हुई थी। तो कौन थे यहाँ पर? ये कैंपवेल नहीं हुआ करते थे, इनकी जगह थे आपके
हुरोज, ठीक है, हुरोज थे। तो सेकंड वाला स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। वही तीसरा स्टेटमेंट है कि नाना साहब नेपाल भाग गए और ब्रिटिश द्वारा सभी को पकड़ नहीं आए, बिल्कुल सही है। तत्ते टोपे को मध्य भारत में पकड़ लिया गया और 1859 तक उन्हें फांसी की सज़ा सुना दी गई, तो ये भी बात सही है। हालांकि 1859 तक ब्रिटिश सत्ता पूर्ण रूप से स्थापित हो गई थी और दमन की कीमत आप देखोगे भारतीयों पर थोपी थी। तो यहाँ पर 1, 3 और 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा, दूसरा इसमें गलत है। 1, 3, 4 जहाँ भी होगा वो इसका करेक्ट आंसर होगा। 1, 3, 4 बोले तो ऑप्शन नंबर बी। देखिए अब इसमें 3 नहीं है, ये तो ये होगा ही नहीं। 1 इसमें नहीं है, ये भी नहीं है। अब ये हो गया आपका 2, जहाँ है वो कट कर दो। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है आपका 15। देखिए क्वेश्चन क्या है। आई होप कि आपको क्वेश्चन पूर्ण रूप से विजिबल हो रहा है, बताइएगा। हाल ही में चर्चाओं में रहा प्रोजेक्ट नेक्सस किससे संबंधित है? बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। प्रोजेक्ट नेक्सस के बारे में पूछ रहा है। ऑप्शन नंबर है घरेलू त्वरित भुगतान प्रणालियों, मतलब कि PFS को आपस में जोड़कर तत्काल सीमा पार खुदरा भुगतान को सक्षम करने के लिए एक बहुपक्षीय अंतर्राष्ट्रीय पहल है। बी, जूनोटिक रोगों के लिए एक सार्वभौमिक टीका के विकास हेतु एक वैश्विक परियोजना है। सी, संयुक्त राष्ट्र का एक कार्यक्रम शुष्क क्षेत्रों में सतत कृषि पर केंद्रित है। डी में कह रहे हैं कि वृक्ष देशों के बीच में एक सहयोगात्मक अंतरिक्ष अन्वेषण मिशन है। तो क्वेश्चन नंबर 15 का क्या करना है, आपको कमेंट्स में आंसर देना है, ठीक है। इसका क्या करना है, आपको कमेंट्स करना है क्वेश्चन नंबर 15 का। तो बताइएगा क्वेश्चन नंबर 15 का करेक्ट आंसर क्या है, ठीक है। मैं इसका आंसर आपको नहीं बताऊंगा, जो नेक्स्ट क्लास होगी उसमें मैं आपसे इसका आंसर डिस्कस कर दूंगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ बढ़ते हैं। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। निम्नलिखित कार्यों पर विचार करें। जैसे 3-4 स्टेटमेंट है। पहला, भारत ने नई दवाओं और नैदानिक परीक्षणों को मंजूरी दी है। नंबर 2, खाद्य पदार्थों में मिलावट की जांच करके खाद्य सुरक्षा को लागू करना। 30, देश में औषधियों के लिए मानक निर्धारित करना। और चौथे में कह रहे हैं कि आयातित दवाओं की गुणवत्ता सुनिश्चित करना। निर्धारित कीजिए कि इनमें से कितने कार्य केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन, मतलब कि CDSCO के हैं। केवल 1, बी केवल 2, सी केवल 3 और डी सभी 4। अब देखिए जो भी स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन को समझेगा बड़े ही अच्छे से इसका आंसर दे सकता है। मुझे नहीं लगता कि उसको कोई दिक्कत होगी भी इसमें। बहुत बढ़िया इसका आंसर आप निकाल सकते हैं। आइए देखिए, अगर आप देखोगे इसमें जो खाद्य पदार्थों की खाद्य सुरक्षा की जो बात कर रहा है ये गलत है, जबकि पहला, तीसरा और चौथा इसमें सही है कि भारत में नई दवाओं और निर्देशित परीक्षण के लिए, देश में औषधियों के मानक के लिए और आयातित दवाओं की गुणवत्ता के लिए। लेकिन खाद्य पदार्थों के लिए फसाई बनी हुई है। कौन है जो फसाई है? ये इसके लिए बनी हुई है, ठीक है, ना कि आपकी ये सब। तो इसमें क्या हो जाएगा, आपका जो दूसरा स्टेटमेंट है वो गलत हो जाएगा। कितने सही पूछा था, पेयर वाला स्टेटमेंट था। तो आप कहोगे इसमें केवल 3 सही हैं, मतलब कि सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 1, 3, 4 दूसरा इसमें गलत है। नेक्स्ट, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है बच्चे, बताइएगा। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, समझिएगा क्वेश्चन को। ये कह रहे हैं आपसे क्वेश्चन नंबर 17 का राइट आंसर दें। थोड़ा नेट की वजह से, ठीक है, हो गया है। 1 सेकेंड रुकिएगा। देखिए ये कह रहे हैं कि अंतर्राष्ट्रीय उत्तर दक्षिण परिवहन गलियारा, जिसको INSTC के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अब ये बहुत पूछे जा रहे हैं ऐसे क्वेश्चन, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए, यह भारत को होर्मुज, जलडमरू और लाल सागर से चोक पॉइंट को पार करने की अनुमति देता है, होर्मुज स्ट्रेट से, ठीक है। दूसरे में कह रहे हैं यह है भूमार्ग रूस के सेंट पीटर्सबर्ग बंदरगाह को ईरान के बंदरगाह अब्बास बंदरगाह से जोड़ता है। बिल्कुल, तो जो पीटर्सबर्ग है रूस में है और अब्बास बंदरगाह कहाँ पर है? ईरान में। तो पूछा है कि उपयुक्त में से कौन सा या सी सही है या फिर है। ऑप्शन नंबर ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, डी ना तो 1 नहीं 2। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। गॉट इट। आइए इंग्लिश मीडियम के लिए वीडियो को पोस्ट करें, करेक्ट आंसर दें। विद रेफरेंस टू कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट्स ब्रेकिंग ब्रिटिश रूल इन इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स, प्रोविजन है और की आउटकम है। बताइएगा, इसका करेक्ट आंसर दीजिएगा। ऑप्शंस ये हैं, हाउ मैनी ऑफ द पेयर। चलिए 13 नंबर वीडियो को पोस्ट करें, इसका तो राइट आंसर आप देंगे। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 14,
पढ़िएगा, वीडियो को पोस्ट करके राइट आंसर दें। 14 के जो ऑप्शंस हैं वो ये हैं। क्वेश्चन नंबर 15 प्रोजेक्ट नेक्सिस, ये तो मैंने आपको दिया है प्रोजेक्ट नेक्सिस, तो इंग्लिश वाले बच्चों का भी ये क्या है, एक होमवर्क है, इसका भी क्या करेंगे आप कमेंट्स, इसका राइट आंसर देंगे। चलिए 15 हो गया। 16 की बात कर लें, कंसिडर द फॉलोइंग फंक्शन, ठीक है। अब इसमें क्या है, इसमें 4 स्टेटमेंट है, बताइएगा राइट आंसर। ऑप्शंस ये हैं। नेक्स्ट 17 कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर 1 2 3, बताइएगा कौन सा सही है, 1 एंड 2। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन है आपका 18 नंबर, ये कह रहे हैं बायो, 18 नंबर में देखिए क्या कह रहे हैं, बायो बिटुमेन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अब देखो बायो बिटुमेन ये बहुत ज़्यादा चर्चाओं में रहा है, ठीक है, बहुत चर्चाओं में रहा है, इसको ध्यान में आपको रखना है बच्चे, बहुत चर्चाओं में ये रहा है। देखिए ये कह रहे हैं इसका उत्पादन वनस्पति तेल, लिग्नन या फिर पशु खाद जैसे नवीकरणीय स्रोतों का उपयोग करके किया जा सकता है। दूसरे में कह रहे हैं कि इसका उपयोग पुराने एसफॉल्ट फुटपाथों को पुनर्स्थापित करने के लिए किया जा सकता है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा ये सही है या फिर है केवल एक, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, डी ना तो एक नहीं तो। देखिए इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा पहला और दूसरा इसमें राइट है, मतलब कि राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी इसका हो जाएगा। आपको बता दें कि भारत ने बायोमास और कृषि अपशिष्ट को बृहद स्तर पर बायो बिटुमेन का उत्पादन शुरू करने की योजना आरंभ की है। अब इसमें क्या होगा, जैव आधारित बार्डर जो आपके वाइडर होंगे, बंधक होंगे, और वनस्पति तेल उसमें जैसे फल के ठुंड हो सकते हैं, फसल के ठुंड हो सकते हैं, ठीक है, लिग्नन हो सकता है, पशु की गाद हो सकती है, नवीकरण ऐसे स्रोतों को इसमें रखा गया है। तो इसमें को ध्यान में आपको रखना है, ठीक है, दोनों सही हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। क्वेश्चन है आपका मुद्दीमन समिति 1924 किससे संबंधित थी। अब बहुत बढ़िया, अब देखिए ऐसे क्वेश्चन है ना, ये थोड़े से डेंजरस क्वेश्चन होते हैं। जैसे पहला है भारत सरकार अधिनियम 1919 द्वारा आरंभ की गई द्वैध शासन प्रणाली की समीक्षा करना। 2 भारत में सार्वभौमिक वैश्य मताधिकार की शुरुआत की सिफारिश करना। 3 भारत सरकार अधिनियम 1935 के लिए संवैधानिक सुधारों का सुझाव देना। 4 मतलब कि डी राष्ट्रवादी परिप्रेक्ष्य मार्टिन चैम्सफोर्ड सुधार का मूल्यांकन। देखो ये खासतौर पर ये जो आपकी मुद्दीमन समिति बनाई गई थी, ये आधिकारिक तौर पर एक तरीके से सुधार जांच समिति के रूप में इसको जाना गया, और वर्ष 1924 में इसकी स्थापना और 1919 के कामकाज के विशेष रूप से इसको शुरू किया गया था। आपने देखा होगा जब द्वैध शासन की स्थापना, तो उसके कामकाज को कैसे स्थापित किया जाए, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। करेक्ट। आइए 20 नंबर का क्वेश्चन, वर्ष 1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 2 थे, एक था हरिपुरा अधिवेशन था, ये आपको ध्यान में ही होगा, हरिपुरा अधिवेशन तो आप सभी जानते ही हैं, ठीक है, ये सबको पता है कि नहीं। आइए देखते हैं। पहला है सुभाष चंद्र बोस को सर्वसम्मति से अधिवेशन का सदस्य चुना गया। बात एकदम सही है, वर्ष 1938 में सुभाष चंद्र बोस को चुना गया था, और ये जो आयोजित हुआ था हरिपुर अधिवेशन, ये गुजरात में, ये ध्यान में रखना है। कहाँ पर है, ये आपका गुजरात में, ठीक है। दूसरे में कह रहे हैं कि इसने शासन के विरुद्ध रियासतों में आंदोलन को नैतिक समर्थन देने का भी प्रस्ताव किया था। तो दोनों बातें यहाँ पर सही हो जाएंगी, ठीक है। हरिपुरा अधिवेशन में खासतौर पर सुभाष चंद्र जो बोस थे उनके नेतृत्व को चिन्हित करता है, और इसे क्रांतिकारी सुधार और आर्थिक नियोजन पर ध्यान केंद्रित किया गया। इसमें शिकायतों में आंदोलन को समर्थन देने में कांग्रेस की उभरती हुई भूमिका को प्रकाश भी डाला जा सकता है, उसने भी इसमें थोड़ा काम किया था। तो यहाँ पर दोनों बातें ठीक हो जाएंगी, 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। गॉट इट। नेक्स्ट देखिए ज्योतिबा फूले के बारे में क्वेश्चन आपसे पूछ रहे हैं, और बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। ज्योतिबा फूले और सावित्रीबाई फूले के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सावित्रीबाई इनकी पत्नी थी, ये इनके हस्बैंड थे। पहला कह रहे हैं कि ज्योतिराव फूले ने जातिगत भेदभाव के खिलाफ और महिलाओं एवं निम्न वर्ग को जाति में शिक्षाओं को बढ़ावा देने के लिए सत्य शोधक समाज की स्थापना की थी। ये बात एकदम सही हो जाएगी। और इन्होंने जो स्थापना की थी 1873 में सत्यशोध समाज की स्थापना की थी। दूसरा है सावित्रीबाई फूले ने विधवाओं के सिर मुड़वाने की प्रथा का विरोध करने के लिए नई हड़ताल का आयोजन भी किया था। अब देखिए यहाँ पर ये बात भी क्या हो जाएगी, आपकी एकदम सही हो जाएगी, ठीक है। वहीं अगर हम देखें और भी हैं क्या इसमें ऑप्शंस, स्टेटमेंट, हाँ जी और भी स्टेटमेंट है।
ये कह रहे हैं कि बाल हत्या प्रतिबंध गृह की स्थापना फूले दंपत्ति द्वारा सामाजिक अपेक्षा का सामना कर रही अविवाहित माताओं और विधवाओं की सहायता के लिए की गई थी। तो ये बात भी आपकी सही हो जाएगी। ठीक है, तो इसमें जो पहला, दूसरा, तीसरा आपका सही है। तो पूछ रहा है कौन सा सही है, तो आपको होगा डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 1, 2, 3। गॉट इट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वर्ष 1923 में स्वराजवादी पार्टी के गठन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये बहुत ही बढ़िया पार्टी आप देखोगे, देखने के लिए आपको मिली थी। ठीक है, ऐसी पार्टी का क्या ही कहना है। इसमें सी.आर. दास, मोतीलाल नेहरू इसमें स्वराज पार्टियों के विधान परिषदों में प्रवेश की वकालत करने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रही थी। आइए, पहला स्टेटमेंट है कि स्वराजवादियों के नेतृत्व में सी.आर. दास और मोतीलाल नेहरू ने और सरदार वल्लभ भाई पटेल के विट्ठल जो थे, वो भी विट्ठल भाई पटेल, उन्होंने भी इसमें पार्टिसिपेट किया था। भारत में ब्रिटिश सत्ता को उजागर करने के लिए विधान परिषद में प्रवेश की वकालत करने की बात की गई, तो पहला एकदम सही है। दूसरा है कि आपका गैर परिवर्तनवादी का नेतृत्व राजेंद्र प्रसाद और सी.आर. राजगोपालाचारी ने किया, जिन्होंने विधान परिषद में प्रवेश का विरोध किया और रचनात्मक कार्यों पर ध्यान केंद्रित करने का प्रयास किया। तो ये बात आपकी जो सेकंड स्टेटमेंट है ये भी सही है। तीसरा स्टेटमेंट क्या है, आइए उसको देखते हैं। देखिए, वर्ष 1922 में कांग्रेस के गया अधिवेशन में स्वराजवादियों के प्रस्ताव को विफलता के बाद स्वराजवादी पार्टी का गठन किया गया। अगर आप देखोगे, क्योंकि 1922 में ये देखने के लिए मिला था, तो वहीं पर ऐसी बात भी देखने के लिए आपको मिलेगी। यहाँ से क्वेश्चन यूपीपीसीएस ने भी पूछा है लास्ट ईयर्स में। ठीक है, स्वराज वाले क्षेत्र से। चौथे में कह रहे हैं कि स्वराजवादी पार्टी का आधिकारिक नाम कांग्रेस खिलाफत स्वराज पार्टी पड़ा। ये बात एकदम सही है, क्योंकि इसमें कई लोग थे, जैसे राजेंद्र प्रसाद भी इसमें शामिल थे। ठीक है, नेहरू जी, तो इसमें सभी बातें ठीक है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। गॉट इट। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है आपका, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। देखिए, ये कह रहे हैं अराकू घाटी के संदर्भ में कथनों पर विचार करें। जो अराकू घाटी है, आई होप कि आपने अराकू घाटी के बारे में कभी तो नाम सुना ही होगा। देखिए, ये कह रहे हैं यह पूर्वी घाट पर स्थित है, जहाँ की मृदा प्राकृतिक रूप से लोहा समृद्ध है। अराकू कॉफ़ी की खेती के लिए 1900 के दशक की शुरुआत की गई थी, लेकिन यह कुछ वर्ष पहले आई थी। बंगाल की खाड़ी के पूर्वी भाग श्रृंखला में अराकू घाटी विश्व की सर्वोच्च कॉफ़ी उत्पादक के क्षेत्र में है। समुद्र तल से लगभग 2985 फीट ऊपर स्थित है ये। देखिए, इसको भी थोड़ा सा ध्यान में रखना है। तो यहाँ पर सिल्वर ओक के पेड़ों की छाया भी मिलती है और कॉफ़ी की उत्पादक क्षमता भी बहुत ज़्यादा है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना है। तो पहला स्टेटमेंट आपका सही है। दूसरा है, यह पहाड़ी इलाकों में विस्तृत जैविक कॉफ़ी के लिए प्रसिद्ध हैं, जो ऊंचे सिल्विक ओक पेड़ की छाया में प्रसिद्ध है। तो ये बात भी आपका सही है। लगभग 1200 फीट की ऊंचाई तक ये जाते हैं। तो दोनों बातें सही हैं, पहला दूसरा ठीक है। पूछा है कौन सा या से सही है या फिर है, तो देखिए इसमें दोनों बातें आपकी सही हो जाएंगी। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए, इंग्लिश वाले बच्चे आइए, वीडियो को पोस्ट करेंगे, करेक्ट आंसर देंगे। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, बायो बिटुमेन। 9 क्वेश्चन, वीडियो को पोस्ट करेंगे, करेक्ट आंसर देंगे। 20 क्वेश्चन, वीडियो को पोस्ट करेंगे विद रेफरेंस टू द हरिपुरा सेशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस इन 1938। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट 1, 2। नेक्स्ट है आपका 21, विद रेफरेंस टू ज्योतिराव एंड सावित्री बाई फुले। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट 1, 3, 1, 2, 3। विच ऑफ द स्टेटमेंट गिवन आर करेक्ट, यहाँ पर आपको बता देना है। 22, विद रेफरेंस टू द फॉर्मेशन ऑफ द स्वराज पार्टी 1932, 1923। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट 1, 2, 3। वीडियो को पोस्ट करें, इसमें 4। ठीक है, चलिए राइट आंसर दें। 23, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू अराकू वैली 1 and 2। राइट ऑप्शन दें इसका करेक्ट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, आज की क्लास का सेकंड लास्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। देखिए 24 नंबर है। यहाँ पर कुछ ऐसे अभ्यास देके आपको रखते हैं, द्विपक्षीय बहुपक्षीय अभ्यास हैं और हाल ही में आयोजित हुए। जैसे खान वेस्टक की बात कर लें, ये आपसे पूछ रहे हैं खान वेस्टक। देखो खान वेस्टक को अगर हम देखें तो खान वेस्टक ये कह रहे हैं उमरोई मेघालय, पिच विलैक डार्विन ऑस्ट्रेलिया, नो मेडिकल एलिफेंट्स
उलान आर्टवर्क मंगोलिया। कितने सही हैं? केवल एक, बी केवल दो, सी सभी तीन और डी कोई नहीं। देखिए इसमें अगर हम पहले की बात कर रहे हैं, जो तीसरा वाला है, ये कह रहे हैं नोमैडिक एलिफेंट। नोमैडिक जो एलिफेंट हुआ था बच्चे, ये आपका हुआ था कहाँ? तीसरे नंबर पर आएगा ये ऊपर, ठीक है, उमरोई मेघालय। और ये खास तौर पर उमरोई मेघालय में इसको किया गया था, ठीक है, नोमैडिक। तो इसमें तीसरा वाला तो गलत हो गया। अब तीसरा गलत हो गया तो पहला भी गलत हो गया। लेकिन जो आपका पिच विलैक है, ये डार्विन ऑस्ट्रेलिया में किया गया था, और ई इसका खानका का ये हो जाएगा। तो कितने सही हैं? तो ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए एक से ही आपको, अगर इनमें एक भी आपको पता था तो आप इसका राइट आंसर दे देते, क्योंकि ये अभ्यास 3 से 16 जुलाई 2024 को आयोजित किया गया था और मेरे को थोड़ा सा रिकॉल भी हुआ। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट, आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है बच्चे। देखिए क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है आपका, कर्मचारी भविष्य निधि संगठन मतलब कि ईपीएफओ के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ईपीएफओ श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के अधीन एक संवैधानिक निकाय है। जरा समझना कैसी निकाय है? स्ट्यूटरी बॉडी है ये कह रहे हैं। बिल्कुल एक बात एकदम सही है। दूसरे में कह रहे हैं कर्मचारी भविष्य निधि मतलब कि ईपीएफ योजना 15 या अधिक कर्मचारियों को रोजगार देने वाली संस्थाओं के लिए अनिवार्य है। देखिए यहाँ पर ये 15 नहीं है। पहली बात तो मैंने कहा जब डाटा दे दे तो थोड़ा होशियार हो जाइएगा। ये 15 नहीं है बच्चे, ये आपका 20 है, ठीक है। युवाओं में रोजगार और कौशल विकास को बढ़ावा देने के लिए केंद्रीय बजट 2024-25 में 5 योजनाओं की घोषणा की गई, जिनमें से 3 को कर्मचारी भविष्य निधि मतलब कि ईपीएफओ के माध्यम से क्रियान्वित किया जाएगा। तो जो तीसरा स्टेटमेंट है ये एकदम आपका ख़ास तौर पर जो तीसरा स्टेटमेंट होगा वो आपका सही हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपसे अब क्या पूछा गया है? ये पूछ रहे हैं आपसे कितने कथन सही हैं? केवल 1 और 2 बी। अब देखो इसमें कितने 2 सही हैं, क्योंकि दूसरा गलत है। 1 और 2, 1 और 3 इसमें सही हैं। कौन से? 1, 1 एंड 3, ठीक है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और चलते चलते इस क्वेश्चन को आपके लिए छोड़ के चलते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है। पीएम सूर्य घर मुक्ति बिजली योजना के संदर्भ में कथनों पर विचार करें। पहला, इस योजना का उद्देश्य सौर ऊर्जा प्रणालियों की स्थापना को बढ़ावा देकर के घरों को प्रति 1 माह 300 यूनिट मुक्त बिजली उपलब्ध कराना है। नंबर 2, यह एक केंद्रीय योजना है। 3, इससे परिवारों को बिजली बिलों में बचत होगी, साथ ही डिस्कॉम को अधिशेष बिजली बेच करके अतिरिक्त आय अर्जित कर सकेंगे। अब यहाँ पर पूछा क्या है आपसे? ये कह रहे हैं उपयुक्त कथनों में से कौन सा ऐसे सही है या फिर है? ऑप्शन नंबर ए केवल 1 और 2, बी केवल 2 और 3, सी केवल 1 और 3, डी केवल 1, 2 और 3। तो प्यारे बच्चे आज की क्लासेस में इतना ही रहने देते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 को आप अपने स्तर पर पढ़ें और 26 का राइट आंसर दें, ठीक है। तो कमेंट्स आवश्यक रूप से करें क्लास आपको कैसी लगी। तो आज की सेशन में इतना ही रहने देते हैं बच्चे। मिलते हैं इसके पार्ट नंबर 2 या फिर आपके पीटी 365 क्लासेस में। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक। मन लगा के पढ़ते रहिएगा, रिवाइज करते जाइएगा। आइए।